Welcome to Global Education, Social Studies, Class 8th, Chapter 5th, Gujarat State Board of School Textbooks, Education and Social System During the British Rule. ये जो चैप्टर है ये हम आपके लिए पहले ही बना चुके हुए हैं डिटेल में। तो और ये जो है ये रिवीजन आपके लिए बनाया गया है ऑन स्पेशल डिमांड की। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पहले जो ओरिजिनल चैप्टर है वो देखिए, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे आपको, तो वहाँ वो देखिए। और इस चैप्टर ये वीडियो जो है ये रिवीजन के तौर पे ही आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एंशियंट इंडियाज़ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़, जो इंडिया की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी उनको बारे में तो आप जानते ही होंगे। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ये सब नाम जो हैं बहुत फेमस हैं। और ये जो आज की यूनिवर्सिटीज़, जो आज की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बहुत पुरानी हैं और अब ये नहीं रही हैं, इनमें से एक भी नहीं रही है। तो एजुकेशन इंडिया में किस लेवल पे थी और कब थी ये आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इवन बिफोर जब ये अलेक्जेंडर आया इंडिया में, उनसे पहले ये सारी यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में। जब दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी उस टाइम पे इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी। एजुकेशन कितना हाई स्टैंडर्ड का था इंडिया में। और उसके बाद से जब ये सारे हुए तो उसके बाद से एजुकेशन जो है डिक्लाइन पर ही रहा, नीचे गिरता ही रहा एजुकेशन का स्तर। अकबर का एरा जो था, मुग़ल एरा, उसमें एजुकेशन ज़रूर स्प्रेड हुई। वो स्प्रेड हुई उर्दू, पर्शियन और लोकल लैंग्वेजेस में। पर्शियन यानी कि फ़ारसी। जो पोस्ट मुग़ल पीरियड था उसमें हिंदू मोनास्ट्रीज़ यानी कि मठ, गुरुकुल, इन सब में शिक्षा दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी। मोहम्मडन्स को मदरसे में, मॉस्क में एजुकेशन मिलती थी, शिक्षा मिलती थी। लेकिन ये शिक्षा जो मिलती थी ये सिर्फ प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती थी। इसका स्टैंडर्ड और बहुत निचला स्टैंडर्ड था और स्कोप और स्टैंडर्ड बहुत नैरो लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं थी। फिर 1757 एडी में ब्रिटिश लोग जो हैं वो इंडिया आए, ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। 1765 में इंग्लैंड वालों को, ब्रिटिश लोगों को दीवानी पावर मिली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और वहाँ से एजुकेशन का स्कोप जो था अभी तक ज़्यादा वाइड नहीं हुआ था इंडिया में। अभी तक एजुकेशन जो थी पिछड़ी हुई थी इंडिया में। इंडिया की अगर स्टेटस ऑफ एजुकेशन बताएं हम उस ज़माने में क्या थी, तो विलेज, गांव का स्कूल होता था जो कि पब्लिक प्लेस में, गांव के पब्लिक प्लेस में होता था। किसी बड़े पेड़ के नीचे, शेडी ट्री के नीचे, चाहे बैनियन ट्री हो चाहे कोई और ट्री हो, जो भी उस गांव में पेड़ है उसके नीचे, शेड वाला पेड़, उसके नीचे वो स्कूल लगता था। उसको पांड्या स्कूल भी कहते थे, धुलिया निशालो भी कहते थे, ट्रेडिशनल स्कूल जिसका मतलब होता है। कोई फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं था, कोई बोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, कोई सिलेबस नहीं था, कोई फिक्स्ड यूनिफॉर्म या करिकुलम, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक स्कूल लगेगा, इतने बजे से इतने बजे तक ब्रेक होएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये महीने में इतने दिन की छुट्टी होएगी, ऐसा कुछ नहीं। कोई फिक्स करिकुलम नहीं, कुछ नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं। आप तो बहुत खुश हो जाओगे, कोई यूनिफॉर्म भी नहीं था, कोई फिक्स करिकुलम भी नहीं था, कोई टेक्स्ट बुक्स भी नहीं थी कि ये टेक्स्ट बुक यूनिफॉर्म है क्लास 1 के लिए, ये क्लास 2 के लिए है, ये क्लास 3 के लिए है, ये सब्जेक्ट की है, उस सब्जेक्ट की है, ऐसा कुछ नहीं। टीचर्स भी ट्रेंड नहीं थे। एजुकेशन दिया जाता था फैमिली कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए। शुरुआत में सिर्फ ओरल एजुकेशन दिया जाता था, नंबर्स बताए जाते थे, टेबल्स जिसको हिंदी में पहाड़े कहते हैं वो बताए जाते थे, अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते थे, और फिर उसके बाद में बहुत देर के बाद में रिटन एजुकेशन स्टार्ट होती थी। तो टीचर्स जो थे वही डिसाइड करते थे कि कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है। कोई बोर्ड नहीं डिसाइड करता था या कोई यूनिवर्सिटी नहीं डिसाइड करती थी। एम्फोसिस सिर्फ ओरल एजुकेशन पर था, कोई अरेंजमेंट नहीं था कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट जो थे वो एक साथ बैठ जाते थे एक ही क्लास में, एक ही टीचर के साथ।
और ये सिर्फ टीचर के ऊपर था कि उसको किस स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, और वो भी ऐसे देखता था कि ये स्टूडेंट जो है ये टेलर का बेटा है, या ये स्टूडेंट किसान का बेटा है, या ये स्टूडेंट बनिया का बेटा है, ट्रेडर का बेटा है, तो उसके अनुसार उसको एजुकेशन दे देता था। कोई फिक्स सैलरी नहीं थी टीचर की। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे वो टीचर को फीस तो देते थे ज़रूर, जितना उनसे बन पाता था एज पर देयर फाइनेंशियल स्टेटस। तो कैश और काइंड किसी चीज़ में भी देते थे। अगर कोई मान लीजिए किसान है तो वो अपने खेत में जो उसके उग रहा है वो दे देता था। अर्ली एजुकेशन सिस्टम जो था 1789 में वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट होता है फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज से। विलियम कैरी, श्रीरामपुर नियर कोलकाता, यहाँ पे ये पहला स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं। इसमें पढ़ाई जाती है संस्कृत, बंगाली, मराठी, हिंदी, रामायण, ग्रामर, ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। फिर फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरी और एक आए, माशराम एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी, उन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल चालू किया। ये भी श्रीरामपुर कोलकाता उसी जगह पे चालू किया। फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, जो अपना धर्म का प्रचार करते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज वो होते हैं जो धर्म का प्रचार करते थे, उन्होंने ये फाउंडेशन लेकर ही ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में, और इंडिया में से भी बंगाल में, और बंगाल में से भी श्रीरामपुर, श्रीरामपुर याद रखिएगा आप, श्रीरामपुर में ही पहला स्कूल इस्टेब्लिश हुआ, और पहला गर्ल्स स्कूल भी श्रीरामपुर में ही इस्टेब्लिश हुआ। फिर आता है चार्टर ऑफ 1813 एडी। क्रिश्चियन क्लर्जी जो थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, पादरी, क्रिश्चियन फादर्स, वो जो थे, प्रीस्ट जो थे, वो अलाउड थे कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में चालू कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर डफ प्रीस्ट थे, इन्होंने वेस्टर्न स्कूल्स इंडिया में स्टार्ट किए, और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपीज़ पर एनम का बजट भी एजुकेशन को एलोकेट करा, कि एक साल में 1 लाख रुपया का बजट एजुकेशन की तरफ गवर्नमेंट ने एलोकेट किया। उस टाइम पे पढ़ाई जाती थी अरेबिक, अरेबिक यानी कि अरबी, पर्शियन, फारसी, उर्दू, हिंदी, ये सारे मीडियम थे एजुकेशन के। और ट्रेडिशनल वर्सेस एजुकेशन, ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। इंडिया के जो लीडिंग रिफॉर्मर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में, पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इंडियन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स जो थे वो अपना एजुकेशन, उनके स्कूल्स, मदरसे, गुरुकुल, मठ, इन सब में जो चल रहा था वो भी चलता रहा। और इंग्लिश ये चार्टर जो था 1883 का, इसमें विलियम बेंटिक ने लेके आए, और इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई 1835 एडी से। फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड किया गया, यानी कि पैसा भी प्रोवाइड किया गया इंग्लिश एजुकेशन के लिए, और सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड किया गया, इंडियन एजुकेशन के लिए पैसा नहीं प्रोवाइड किया गया। विलियम बेनेडिक्ट जो है, इनको दिया जाता है कि ये जो है ये पहले इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करने वाले पहले बंदे थे इंग्लैंड के। इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में बहुत सारे जगहों पे स्प्रेड हुआ, जैसे कोलकाता, बंगाल, मुंबई। कोलकाता जो है बंगाल में ही है, तो कोलकाता, बंगाल, मुंबई, चेन्नई, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, वेस्टर्न इंडिया, सब जगह पूरे इंडिया में स्प्रेड होने लगा। प्रायोरिटी ऑफ जॉब्स जो थी वो इंडिया के एजुकेटेड, इंग्लिश एजुकेटेड लोगों को मिलती थी, जो मदरसे से या जो गुरुकुल से या मठ से पढ़े हुए उनको नहीं मिलती थी जॉब, इंग्लिश एजुकेशन को जॉब मिलती थी। अब जहाँ पे जॉब मिलेगी वहीं पे लोग जाके पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे क्यों पढ़ेंगे, मदरसे में या गुरुकुल में क्यों पढ़ेंगे, तो वो उनको डिस्करेजमेंट हो गया। तो वुड्स डिस्पैच 1854 आता है। वुड्स डिस्पैच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आप मार्क कर लीजिए। ये वुड्स डिस्पैच आगे भी काफ़ी दफ़े आएगा। 1854 एडी, इसने कहा कि इंग्लिश यूरोपियन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया जाए, ना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हटा के वेस्टर्न यूरोपियन
एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करने का इसने सजेशन दे दिया। ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम सर्वाइव, अभी भी बचा रहा गांव में, कस्बों में, छोटी छोटी जगहों पे। हालांकि उसकी इम्पोर्टेंस गिरने लग गई। क्यों? क्योंकि वो उससे जॉब्स नहीं मिल रही थी ना, नौकरी नहीं मिलती थी। और नौकरी किसके पास थी? सिर्फ ब्रिटिश के या गवर्नमेंट के, और किसी के पास नौकरी कहाँ थी उस टाइम पे? तो नौकरी जो है वो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ में ही मिल रही थी, तो वही उसी को बढ़ावा मिल रहा था। वाइडनिंग स्कोप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। फिर आते हैं एल्फिंस्टोन, इन्होंने मुंबई में काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए, मुनरो ने चेन्नई में, और थॉमसन ने नॉर्थ इंडिया में। प्राइमरी एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यूपी में भी स्टार्ट हुई। नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंडिया में बहुत सारे बढ़ने लग गए, बहुत बढ़ने लग गए। 1882 एडी में हंटर कमीशन आता है और उसके पास होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन का स्कोप वाइडन करने का। प्राइमरी के साथ में अब सेकेंडरी भी आ गया और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई। अब देखिए, इतनी बड़ी कंट्री है इंग्लैंड, छोटी सी कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है कंपेयर टू इंग्लैंड। तो अब वो गवर्नमेंट जो है वो उसको ऐसे नहीं चला सकती कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही चला दे उसको। वो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे एरियाज़ में उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जहाँ पे है वहाँ पे उसको बाइफिकेट करके देना पड़ा कि भैया आप चलो एजुकेशन, तभी एजुकेशन स्प्रेड होएगी इंडिया में। तो इसके पॉइंट्स भी हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रोविंशियल रेवेन्यू स्पेंड जो करना था एजुकेशन के ऊपर, उस प्रोविंस का कितना रेवेन्यू है उसके ऊपर एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया गया कि इतना परसेंटेज रेवेन्यू जो है हम एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेंगे। एनजीओज, आज के ज़माने में उनको एनजीओज कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको प्रमोट किया गया कि आप एजुकेशन देना स्टार्ट करिए। रूल्स को बहुत लिबरलाइज करा गया, बहुत आसान बनाए गए। लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करी गई, फीस कलेक्शन स्टार्ट हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन भी आया इंडिया में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड इंग्लिश एजुकेशन इंक्रीज, येट इंडिया लैग बिहाइंड द वर्ल्ड इन एजुकेशन। तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आए, बहुत सारे एजुकेशन बढ़ा, और फिर भी इंडिया जो था पूरे दुनिया में एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे था। कहाँ एक ज़माने में दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे था इंडिया के इंस्टीट्यूट, नालंदा, तक्षशिला, उस सब टाइम पे, और कहाँ अभी सबसे पीछे एक तरीके से चला गया इंडिया। तो 1912 एडी गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट एक लॉ एनैक्ट करे कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, सबके लिए कंपलसरी एजुकेशन हो प्राइमरी। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। 1917 में सैंडलर कमीशन आया, उसने कहा कि इम्पार्ट एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, लोकल लैंग्वेज में, यानी कि मदर टंग में। अगर पंजाब में तो पंजाबी, गुजरात में तो गुजराती, बंगाल में तो बंगाली, महाराष्ट्र में तो मराठी, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग जो बच्चे की मदर टंग है उसमें। 1919 में मॉन्टेक कमीशन आया, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड एक्ट आया। तो इसने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाए, जो उस एरिया का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्शन जीत के आया है, उसको दे दिया जाए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अपने प्रोविंस में, अपने इलाके में डेवलप करनी है। 1936 एडी में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स बहुत बढ़ जाते हैं इंडिया में। गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि बेसिक एजुकेशन तो प्रोवाइड करो भैया इंडिया में, क्योंकि हमारे को सस्ते क्लर्क चाहिए, सस्ते बाबू चाहिए, चीप क्लर्क्स, और जिनको इंग्लिश भी आती हो ताकि वो इंग्लिश में काम कर सके और हम उनको ओवरसी कर सकें। टॉप की पोजीशन पे इंग्लिश बैठे हुए हैं, लेकिन नीचे के काम करने के लिए सारे छोटे मोटे बाबू जो है वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जान के आ जाओ भैया, काम कर लो, छोटी मोटी नौकरी कर लो, थोड़ी तनख्वाह दे देंगे हम तुम्हारे को। तो चीप क्लर्क्स उनको मिलते रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ, इस तरफ कोई एफर्ट नहीं किया गया। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट की तरफ कोई एफर्ट नहीं करा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की द्वारा अभी तक। और इंडिया दुनिया भर से पिछड़ता रहा एजुकेशन के मामले में।
बहुत पीछे था इंडिया। अगर फैक्ट चेक करा जाए तो 1941 के सेंसस में, प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, इंडिया में इलिटरेसी बहुत हाई थी। अगर इलिटरेसी बहुत हाई है तो डेफिनेटली लिटरेसी बहुत लो है। 1951 सेंसस में, इंडिपेंडेंस के बाद में, लिटरेसी रेट इंडिया का 16.6% था। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में हालांकि रेट बढ़ गया लेकिन फिर भी 16.6 था। बहुत कम होता है 16.6 लिटरेसी रेट। इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। पॉलिसीज इररिस्पॉन्सिबल थी। लिटरेसी रेट हाई था। नेटिव प्रोविंसेस ऑफ इंडिया में लिटरेसी रेट जो था वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड प्लेसेस से ज़्यादा था। अभी आप देखिए, जो जहाँ पे इंडिया के राजा रूल कर रहे थे, नेटिव किंग्स, जैसे वडोदरा में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थे, तो वहाँ पे 28% लिटरेसी रेट था। 28% का और 16.6% का। मैसूर साउथ में, कोचिन केरला में, वहाँ पे 35%। ट्रेवेनकोर भी साउथ केरला में 48.7%, ऑलमोस्ट 48%। तो कहाँ पे 16.6 और कहाँ पे 28, 35 और 48%। बहुत वास्ट डिफरेंस है इंडिया के नेटिव किंग्स के रूल्ड राज्यों में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्ड राज्यों में। अब आते हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। वॉरेन हेस्टिंग्स 1880। कैलकटा मदरसा इन्होंने स्टार्ट किया, मुस्लिम कॉलेज। फिर जोनाथन डंकन 1791 AD बनारस संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश करा। वेल्सली 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा इन्होंने इस्टेब्लिश किया। डेविड हेयर एंड विद्यानाथ मुखर्जी 1817 AD कैलकटा में हिंदू कॉलेज इन्होंने इस्टेब्लिश करा। ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाए जाते थे इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी। और 1855 में, 1817 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, हिंदू कॉलेज। 1855 में ये फेमस हुआ एज प्रेसिडेंसी कॉलेज। इसका नाम बदल दिया गया और फेमस भी हो गया। अब हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन जो था वो, उस पर जब हम आते हैं तो 1823 में एमहर्स्ट इन्होंने संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया कैलकाटा में। मैग्ना कार्टा हुआ हायर एजुकेशन फॉर हिंद। रिफॉर्म अंडर वुड्स डिस्पैच 1854। मैंने आपको बोला था ना, वुड्स डिस्पैच अभी बहुत दफ़े आएगा। वुड्स डिस्पैच 1854 क्या कहता है? उसने क्या रिकमेंडेशन दिया था? उसने कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ हर प्रोविंस में इस्टेब्लिश करिए, सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाइए, मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स उनका रख रखाव करिए, उनको मेंटेनेंस करिए, गवर्नमेंट ग्रांट दीजिए प्राइवेट स्कूल्स को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करिए, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। स्कोप ऑफ एजुकेशन बिजनेस और वोकेशनल एजुकेशन पर भी एम्फोसिस करिए, उनको भी एक्सपैंड करिए। फिर विमेंस एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में विमेंस की प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट करिए। अच्छे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दीजिए। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इस्टेब्लिश हो जाते हैं इंडिया में, अलग अलग राज्यों में चारों तरफ, और हायर एजुकेशन भी इम्पार्ट होने लग जाती है। फिर आता है कर्जन 1904 AD में लॉ पास करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। रिड्यूस नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कर दिए जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स गॉट को सेनेट में जगह दे दी जाती है। फिर इस्टेब्लिश होता है 1916 AD में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज के दिन भी मौजूद है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी 1920 AD में, आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से ये दिल्ली में है। फिर शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1922 में। शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपको याद होगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। फिर 1946 AD में 16 यूनिवर्सिटीज़ हो जाती है इंडिया में। बहुत ज़्यादा थी लेकिन बहुत कम थी। क्यों कम थी? इंडिया के इतना लार्ज एरिया है, इतना लार्ज पॉपुलेशन है,
तो उसके लिए 16 यूनिवर्सिटी क्या मायने रखती हैं। तभी तो इंडिया का ये हाल था कि 16.6% लिटरेसी रेट था इंडिया में। वोकेशनल एजुकेशन, देखिए काम तो हो रहा था, सही दिशा में हो रहा था, लेकिन टाइम ले रहा था। अब वहाँ पे फोकस ज़्यादा नहीं था या क्या था वो चीज़ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन काम प्रॉपर जगह पर हो रहा था, धीरे था, और इतना उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए था, उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा था। तो वोकेशनल एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच 1954, इसमें प्रोविज़न वोकेशनल एजुकेशन का भी रखा गया। इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिजनेस, ये भी आए 20th सेंचुरी में, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बैंगलोर आज भी है, बोस रिसर्च सेंटर कैलकाटा, रिसर्च एफिलिएटेड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देहरादून में स्टार्ट किया गया। दिल्ली में स्टार्ट हुआ सेंटर फॉर एग्रीकल्चर, रुड़की में सेंटर फॉर इंजीनियरिंग, आज के दिन ये IIT रुड़की भी कहलाता है। पुणे में भंडारकर इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ। विमेंस एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विमेंस एजुकेशन 1831 से लेके 1854 तक श्रीरामपुर में क्रिश्चियन प्रीस्ट और उनकी वेल्दी फैमिलीज़ जो थी उस एरिया की, उन्होंने उस प्रोविंस में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में अपना विमेंस एजुकेशन प्रमोट करना चालू किया। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही फेमस आदमी है, बहुत ही अच्छे रिफॉर्मर हैं। वो दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि विमेन को भी, औरतों को भी एजुकेशन देनी चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी तक विमेंस एजुकेशन को नज़रअंदाज करा हुआ था, निगलेक्ट करा हुआ था। 1849 AD में बेथुने, इंग्लिश एजुकेटर जो बंगाल से थे, बंगाल में काम करते थे वो, और बंगाल से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो ब्रह्मो समाज के थे, इन्होंने हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल इस्टेब्लिश करा। 1873 से लेके 1873 तक गर्ल्स के 1640 स्कूल्स हो गए इंडिया में। बहुत ज़्यादा लगता है आपको, लेकिन फिर भी बहुत कम है। अगर परसेंटेज देखा जाए तो सिर्फ 4.89% लड़कियां स्कूल जाती थी, 5% लड़कियां भी स्कूल नहीं जाती थीं। फीमेल एजुकेशन जो था वो बहुत ही लो रहा 19th सेंचुरी में। अब एजुकेशनल रिफॉर्मर्स के बारे में अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी में इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडिया में पैदा हुआ, जो ब्रिटिश एजुकेशन प्राप्त करके पैदा हुआ। और ये जो थे, ये इससे काफ़ी सारा एजुकेशनल रिफॉर्म्स और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स और साथ में फ्रीडम मूवमेंट्स और बहुत कुछ चालू होता है इन्हीं लोगों के दम पर, क्योंकि ये अब इंग्लिश जान गए थे और ये इंग्लिश में काम कर सकते थे, और इंग्लिश ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में भी सोच सकते थे। तो यहाँ पे ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि, और इन्होंने अपने दूसरे लोगों को भी एजुकेटेड होने के लिए प्रेरित करा और कहा कि हम इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन लाना चाहते हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन मिडिल क्लास लोगों के लिए ये एजुकेशनल रिफॉर्मर्स का काम करे, जो पढ़ लिख गए थे इंग्लिश में, वो लोगों ने एजुकेशनल रिफॉर्मर्स का काम किया। और जहाँ पर इनका ऑब्जर्वेशन था कि इंडिया में लैक ऑफ एजुकेशन है, और लैक ऑफ एजुकेशन ही जो है उसके कारण ही स्लेवरी है इंडिया में। एजुकेटेड नेशन जो होता है वो उसके कारण ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। लीडिंग एजुकेशनल रिफॉर्मर्स जो थे वो इंडिविजुअल्स भी थे और इंस्टीट्यूशंस भी थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम करे, और उन्होंने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इंडिया में प्रमोट करी। प्रमुख लोग उसमें थे राजा राम मोहन रॉय, ब्राह्मण समाज, ब्रह्मो समाज 1828 में इस्टेब्लिश किया। ये अभी आप देखेंगे कि ब्रह्मो समाज जो था ये इस्टेब्लिश तो करा राजा राम मोहन रॉय ने, लेकिन इसके बाद में ब्रह्मो समाज में और बहुत सारे लीडर्स आए। ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ब्रह्मो समाज रहता है, लेकिन उसके लीडर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं टाइम टू टाइम। अभी स्टार्टिंग में राजा राम मोहन रॉय थे, बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे हैं, और इंडिया में बहुत सारा रिफॉर्म जो है वो इन्हीं के ऊपर हुआ है। और यही आप इनको कह सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट रिफॉर्मर, आप ऐसा भी चाहो तो कह सकते हो।
इन्होंने मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करी विलियम बेनेडिक्ट को कि आप स्टार्ट करिए इंग्लिश एजुकेशन, हम आपके साथ में, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप स्टार्ट करिए। और इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो गई 1849 से लेके 1850, यानी कि ये बात थी 1828 की। अब आते हैं हम 1849, करीब करीब 23-24 साल के बाद में, 25 साल के आसपास, वो टाइम पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये प्रोमिनेंट लीडर आ गए। अब ये भी आए किसमें, ब्रह्मो समाज, वही इंस्टीट्यूशन, सेम इंस्टीट्यूशन ब्रह्मो समाज जिसमें राजा राम मोहन रॉय थे। अब आदमी चेंज हो गया है, लीडर चेंज हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ गए यहाँ पे। इन्होंने बॉयज़ के लिए स्कूल्स इस्टेब्लिश करे और गर्ल्स के लिए भी स्कूल्स इस्टेब्लिश करे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए इस्टेब्लिश करे बंगाल में। फिर आते हैं महादेव गोविंद रानाडे और उनकी पत्नी रामाबाई रानाडे। इन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल स्टार्ट किए। गर्ल्स और विडोज़ यानी कि विधवा, जिनके पति, वो औरतें जिनके पति की डेथ हो गई हो, उनके लिए इन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल्स स्टार्ट किए। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, इन्होंने गर्ल्स एंड विडोज़ के लिए इन्होंने भी स्कूल स्टार्ट किए। फिर महर्षि कार्वे 1916 एडी में इन्होंने सेपरेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी विमेन के लिए। इसका नाम पड़ा SNDT यूनिवर्सिटी, ये आज भी है, एक डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटी है। फिर हर कुंवर सेठानी 1850 में अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया, छोड़ियों नी निशाल नाम से। फिर सर सैयद अहमद खान 1864 एडी में इंग्लिश स्कूल गाज़ीपुर में इस्टेब्लिश किया, और साथ में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1875 में इन्होंने स्टार्ट किया। दयानंद सरस्वती, ये बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने स्टार्ट किया दयानंद एंग्लो वैदिक DAV। आज भी इनके बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं पूरे इंडिया भर में। इन्होंने DAV कॉलेज स्टार्ट किया लाहौर में। ये फिर इनके डिसाइपल जो थे, इनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने 1902 में कानागड़ी गुरुकुल इस्टेब्लिश किया। जो नेटिव राजा थे, जो स्थानीय राजा थे, जो इंडिया में अपनी सत्ता खुद चला रहे थे ब्रिटिश राज से के दौरान, जहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं अपनी सत्ता चला रहे थे, वहाँ पे नेटिव किंग्स सत्ता चला रहे थे। उन्होंने भी बहुत योगदान दिया एजुकेशन के फील्ड में। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो नेटिव किंग्स थे उनके अंडर एजुकेशन लिटरेसी रेट ज़्यादा हाई था बनिस्बत ब्रिटिश रूल्ड एरिया में। तो उसमें से प्रमुख आते हैं वडोदरा, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ वडोदरा 1901 AD। इन्होंने कहा कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होएगी। साथ में इन्होंने स्कॉलरशिप दिया 2 स्टूडेंट को कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो हम आपको फॉरेन कंट्री में भेजेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजेंगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। और साथ में उनकी वाइफ जो थी वो चिमन भाई बाई गायकवाड़, उन्होंने लॉ एनैक्ट कर दिया कि दलित जो लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी हम स्कॉलरशिप देंगे। फिर महाराजा भगवत सिंह जी, जो गोंडल के राजा थे, गोंडल राजकोट के पास में है गुजरात में, तो उन्होंने गोंडल में गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे उन्होंने फ्री कंपलसरी यूनिवर्सल एजुकेशन गर्ल्स के लिए स्टार्ट कर दी। महात्मा गांधी भी इंडिया आ चुके हुए थे, उनके भी कुछ विचार हैं एजुकेशन के बारे में, और बहुत ही अच्छे विचार थे। ही प्लेड ए ग्रेट रोल इन एजुकेशन। वो सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं लड़े बल्कि उन्होंने दूसरे काम भी करे, उसमें से कुछ काम ये भी थे। प्लेड ग्रेट रोल इन एजुकेशन। वर्ध शिक्षा योजना 1936 AD में एजुकेशन प्लान उन्होंने बनाया, उसका नाम दिया वर्ध शिक्षा योजना। उन्होंने एजुकेशन कमेटी बनाई जिसका नेतृत्व करा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। उनका कहना था कि लिटरेसी के लिए कभी भी शुरुआत करो, नो बिगिनिंग नो एंड। पढ़ाई के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए ना शुरुआत होती है ना अंत होता है, कभी भी शुरुआत कर लो।
पढ़ाई लिखाई एजुकेशन जो है सिर्फ एक टूल है जिससे आदमी और औरत एजुकेट हो सकते हैं। लिटरेसी इज नॉट सेल्फ लर्निंग। अगर आप घर में खुद पढ़ लेते हैं तो वो लिटरेसी नहीं है। उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करी, उसको सस्टेन करने की कोशिश करी। उन्होंने इम्प्लीमेंट की नई तालीम, जो उनके अलग अलग प्रोग्राम्स थे उसमें से कुछ के नाम हैं जो एजुकेशन के बारे में, उनके नाम है नई तालीम, बुनियादी बुनियादी शिक्षण, प्राइमरी एजुकेशन, वर्ध शिक्षण योजना, फिर बेसिक एजुकेशन, स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में ला के उन्होंने खड़ा किया इनको, क्योंकि उनका मानना था कि एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिलनी चाहिए, सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होता। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो था वो स्टूडेंट्स की लाइफ को दिशा वगैरह नहीं दे पा रहा था, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा था। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा तो उस शिक्षा की क्या क्या ज़रूरत है। बेसिक एजुकेशन चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट एंड वोकल होना चाहिए। फिर प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 7 साल का उन्होंने बनाया और उसमें सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए और स्किल्स भी डेवलप करे। प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में करवाया उन्होंने। स्किल्स जो थे वो जैसे हैंडीक्राफ्ट, कारपेंट्री, बढ़ई का काम, ब्लैक स्मिथ, लोहे का काम, वीविंग, कपड़ा बुनना, स्पिनिंग, ये सब उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में रखवाया। महात्मा गांधी की विचारधारा क्या थी एजुकेशन के बारे में? 1920 एडी में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में इस्टेब्लिश करा गया। आज भी है, आप देख सकते हैं, अहमदाबाद में आश्रम रोड पर है। गांधी जी के इंस्पिरेशन में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्टार्ट हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में स्टार्ट हुई यूपी में, और ये सारी चीज़ें आज भी हैं। और 1937 एडी में स्कूल इस्टेब्लिश करा गया हर प्रोविंस में, उनके आइडिया के अनुसार, उनके थॉट्स के अनुसार, जो उनकी विचारधारा थी उसके अनुसार हर प्रोविंस में स्कूल्स इस्टेब्लिश हुए। गांधी जी के ग्रास रूट एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने आश्रम स्थापित करे और लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वो एजुकेशन लें। इनमें प्रमुख थे ठक्कर बाबा, जगत राम दवे, पूर्णिमा बेन पकवासा। इस तरह से उनके काफ़ी सारे ग्राउंड रूट एक्टिविस्ट थे जो ज़मीन पर उतर के काम करते थे। महात्मा गांधी थॉट्स ऑन एजुकेशन, उनकी कहावत है, उन्होंने जो लिखा हुआ अपनी किताब में वो है, एजुकेशन इज़ द डिस्कवरी ऑफ द बेस्ट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल ऑफ अ चाइल्ड एंड ह्यूमन बीइंग। तो एजुकेशन से आप अपने अंदर के, बॉडी के और माइंड के और सोल, आत्मा के बेस्ट चीज़ को, बेस्ट ह्यूमन बीइंग को डिस्कवर कर सकते हो। ये उनका कहना था। महात्मा गांधीज थॉट्स ऑन एजुकेशन रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज बुक्स। उनके जो एजुकेशन पे जो विचार थे उनकी किताबों में झलकते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी जो थी वो थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, गांधी नो अक्षरतः। गांधी नो, गांधी जी का अक्षरतः, ये मतलब होता है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर थॉट्स ऑन एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनका बहुत ही डिफरेंट विचारधारा है, और रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा अभी हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को हम कविवर या गुरुदेव भी कहते हैं। कविवर जो कविता लिखता है उसको कहते हैं कविवर, और गुरुदेव जो गुरु शिक्षा देता है उसको कहते हैं। ये दोनों नाम से भी हम रविंद्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं। तो 1901 में उन्होंने शांति निकेतन इस्टेब्लिश करा। शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था। और 1931 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर उनको मिला एज पोएट, जो हमने कहा कविवर। उन्होंने एज पोएट यानी कि कविता लिखने वाले,
तो उन्होंने लिखी थी गीतांजलि नाम की पोएम, कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी गीतांजलि। इन्होंने अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था विश्व भारती शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी बंगाल में इस्टेब्लिश करा इनके खुद के आइडियाज़ पे। ये नेचर का बहुत वर्शिप करते थे, बहुत प्यार करते थे नेचर से। उनके आइडियाज़ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही डिफरेंट थे। तो उनके आइडियाज़ कहते थे कि स्टूडेंट्स जो है उनको नॉलेज होनी चाहिए, इंडियन आइडियोलॉजी, इंडिया की आइडियोलॉजी के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए, इंडिया के कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एजुकेशन सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप नेचर के साथ रह रहे हो, प्रकृति के साथ रह रहे हो, प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हो, नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हो। एजुकेशन जो है उससे ही अगर एक चाइल्ड की क्रिएटिविटी उसका जो क्रिएटिविटी जागृत होए, इमेजिनेशन जागृत होए, क्यूरोसिटी जागृत होए, जिज्ञासा जागृत होए, तभी वो कोई फ़ायदा देती है एजुकेशन, अदरवाइज वेस्ट एजुकेशन। और ये सब कब हो सकता है? ये सब तभी हो सकता है जब उसको डिसिप्लिन से हटा दीजिए। इंडियन एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। साल में इतने दिन आपको आना है, रोज़ आना है, ये मॉर्निंग को 7 बजे से लेके 12 बजे तक या 1-2 बजे तक क्लास होएगी, अभी ब्रेक है, अभी फिर क्लास, फिर ये सब्जेक्ट, फिर वो सब्जेक्ट। तो इस तरीके से फिर टेस्ट आएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, मंथली टेस्ट, मिड टर्म, मिड सेमेस्टर, ऐसे सब बहुत सारे टेस्ट आएंगे। तो बच्चे को जब आप ये क्या कहते हैं इसको, डिसिप्लिन से जब आप बाहर निकालेंगे तभी वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्यूरोसिटी डेवलप करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि एक बच्चे को आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ भी सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन तभी आएगा उसमें, और जब क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आएगा तब वो बड़े बड़े काम भी कर सकता है। साइंस टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े काम तभी कर सकता है जब उसके अंदर इमेजिनेशन, क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी हो। तो उन्होंने आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, पेंटिंग को भी इनकरेज करा, और उसको कहा बच्चों को मॉरल वैल्यू, स्पिरिचुअलिटी की भी ज़रूरत है। अगर टीचर ये सारी चीज़ें डेवलप कर सकता है साइकोलॉजिकली बच्चों में, तभी उसका कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। 19th सेंचुरी में सोशियो रिलीजियस रेनेसांस हुआ इंडिया में, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए। ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स जो इंडिया के थे वो इसी दौरान इंडिया में रहे, और उन्होंने इंडियन सोसाइटी में से इविल प्रैक्टिसेस और सुपरस्टिशंस जो इंडियन सोसाइटी में मौजूद थे उनको हटाने का काम किया। काफ़ी सारे जो सोशल इविल्स थे वो एंटी ह्यूमन थे, इंसानों के खिलाफ थे, और ऐसे चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित थी भारत में। तो वो चीज़ें हटाई उन्होंने, जैसे चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, यह अछूत है, इसको मत छुओ, इसको छू लिया तो नहाना पड़ेगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, लड़कियों को बचपन में ही मार दिया जाता था और पैदा होने से पहले भी मार दिया जाता था। फिर स्लेवरी थी इंडिया में, गुलामी, सती प्रथा थी, अगर किसी लड़की का, औरत का हस्बैंड मर जाता है तो उसकी बॉडी के साथ में ही लड़की भी अग्नि में अपने आप को समर्पित करके अपने आप को जला देती थी, ख़त्म कर देती थी। तो ये सती प्रथा थी इंडिया में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, छुआछूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे लोएस्ट कास्ट होते थे, अनटचेबल्स होते थे, छुआछूत। विडो रीमैरिज नहीं था, पहले था, एंशिएंट इंडिया में था विडो रीमैरिज, यानी कि विधवा औरत शादी कर सकती थी एंशिएंट इंडिया में, लेकिन अब नहीं था, विडो रीमैरिज प्रोहिबिटेड था। इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सुपरस्टिशियस थी, बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो सारी चीज़ों का रिफॉर्म्स इंडिया में होता है इसी टाइम पे, ब्रिटिश पीरियड में, और इसको सोशियो रिलीजियस रेनेसांस भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है यहाँ पे।
रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल रिफॉर्म्स, राजा राम मोहन राय। ब्रह्मो समाज 19th सेंचुरी में इंस्टीट्यूशन फाउंड हुआ जो पाइवटल रोल प्ले करता है सोशल रिफॉर्म्स के लिए। वो ये इस्टेब्लिश करते हैं राजा राम मोहन रॉय। मैंने पहले ही बताया कि ये पाइनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स थे इंडिया में। 1850 में 1815 एडी में आत्मीय सभा स्टार्ट होती है। 1821 एडी में संवाद कौमुदी मैगजीन पब्लिश होती है। 1828 में ब्रह्मो समाज आ जाता है। फिर उसके बाद में मैसिव कैंपेन होते हैं सती प्रथा के अगेंस्ट में बंगाल में। 1929 में राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज के जो कैंपेन थे सती प्रथा के अगेंस्ट और ऐसे वैसे चीज़ों के अगेंस्ट, तो वो रंग लाते हैं। विलियम बेनेडिक्ट जो है वो लॉ पास कर देते हैं अगेंस्ट सती सिस्टम। सालों पुराना सेंचुरीज ओल्ड इविल रिमूव हो जाता है। बहुत अच्छा काम होता है राजा राम मोहन रॉय द्वारा ये और विलियम बेनेडिक्ट द्वारा। रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल रिफॉर्म, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज का ये भी काम चल रहा है। और ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स के साथ में लॉ एनैक्ट होता है। नरबली ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं होएगा, नरबली नहीं होएगी, आदमियों का भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी भगवान को। दूध पीती फीमेल इन्फेंटिसाइड भी बंद करा गया। राजा राम मोहन रॉय के बाद में ब्रह्मो समाज में आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ब्रह्मो समाज अब इंस्टीट्यूशन बन चुका था। आदमी जाता है तो नया लीडर आ जाता है, एक लीडर जाता है तो दूसरा लीडर आ जाता है। तो अब राजा राम मोहन रॉय के बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आ गए। उन्होंने विडो रीमैरिज कहा कि जो विधवा हो गई है औरत लड़की, उसको भी रीमैरिज करने की इजाज़त होनी चाहिए। और कई लड़कियां उस ज़माने में बहुत ही यंग एज में 10-15 साल की एज में ही वो विडो हो जाती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मेडिकल सिस्टम था नहीं वहाँ पे। तो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई था, लोग मर जाते थे बीमारी से किसी भी चीज़ से। तो उन्होंने और बचपन में ही लड़कियां जो थी विधवा हो जाती थी, तो उन्होंने रीमैरिज के लिए एडवोकेसी करी कि रीमैरिज होना चाहिए। और उनकी एक बार अगर वो विडो हो जाती हैं तो उस टाइम की सोसाइटी में उनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल भरी गुजरती थी। उन्होंने मैगज़ीन भी स्टार्ट किया सोम प्रकाश। 1856 एडी में डलहौजी ने पास किया विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट से लीगलाइज हो गया एक बहुत बड़ा ईविल सिस्टम, एक ईविल चीज़ जो थी सोशल सोसाइटी की, वो रिमूव हो गई। और अब हम आते हैं रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल रिफॉर्म। महात्मा गांधी का फंडामेंटल आइडिया था कि अनटचेबिलिटी को रिमूव कर दो इंडिया से। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम भी किया। सोशल शेड्यूल्ड कास्ट को जो था उनको ऊपर उठाने का काम किया। दादू भाई करके उन्होंने एक शेड्यूल्ड कास्ट था, उनको अपनी फैमिली के साथ में अपने आश्रम में, गांधी जी के आश्रम में आके रहने के लिए कहा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने शेड्यूल्ड कास्ट की वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करा। उन्होंने, आपको याद होगा, स्कॉलरशिप भी दी थी कि शेड्यूल्ड कास्ट वाले जो हैं उनको फ़ॉरेन भेजा जाएगा पढ़ने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये भी लड़े शेड्यूल्ड कास्ट के राइट्स के लिए, बहुत सारे सत्याग्रह करे। सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल सब जगह से इन्होंने कोशिश करी और उनको अच्छा करवाया। उनकी टेम्पल्स में एंट्री भी करवाई, पब्लिक प्लेसेस में भी उनको एंट्री करवाई। तब तक टेम्पल्स और पब्लिक प्लेसेस में शेड्यूल्ड कास्ट नहीं जा सकते थे। फिर आता है, अभी शेड्यूल कास्ट पर ही है, तो मामा साहेब फाटके गोधरा में इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किया। परीक्षित लाल मजमूदार, इन्होंने भी स्कूल्स, हॉस्टल्स और एजुकेशनल डेवलपमेंट करवाया शेड्यूल कास्ट का। ठक्कर बप्पा जो थे, इन्होंने आश्रम इस्टेब्लिश करे ट्राइबल एरियाज़ में, आदिवासी एरिया में, और उनको मेन स्ट्रीम में आम आदमियों के साथ में लाने के लिए कोशिश करी।
तो यहाँ से रिफॉर्म प्रोसेस स्लोली लेकिन बढ़ रहे थे और स्पीड पकड़ रहे थे और ठीक दिशा में चल रहे थे, ये आप कह सकते हैं। फिर आते हैं चाइल्ड मैरिज पे। पुराने ज़माने में चाइल्ड मैरिज होती थी, आपको पता ही है। बचपन में ही लड़का लड़की की शादी कर जाते थे, गौना बाद में करते थे। तो चाइल्ड मैरिज जो थी ये बहुत ही इवल प्रैक्टिस थी और ये सारी सोसाइटीज़ में इंडिया में तब प्रचलित थी। और जो औरतों का शोषण होता था, मिसमैच होता था, बाद में क्या पता यार लड़की ज़्यादा पढ़ जाए, लड़का कम पढ़े, लड़की ज़्यादा अच्छा काम कर ले। खैर तब लड़कियां काम नहीं करती थी, घर का ही काम करती थी, तो बेसिकली एक्सप्लॉयट हो जाती थी लड़कियां। और चिल्ड्रन जो बच्चे होते थे वो एजुकेशन नहीं ले पाते थे, वो अपना दूसरा डेवलपमेंट भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की, अपनी बीवी की, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती थी बचपन में ही। जब उनके खुद के पढ़ने की उम्र है तब वो काम करना पड़ता था, उनको कमाई करनी पड़ती थी। तो 1870 एडी में केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज, अब तीसरे लीडर आ गए ब्रह्मो समाज के, केशव चंद्र सेन। तो ब्रह्मो समाज के ये लीडर जो थे केशव चंद्र सेन, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में प्रोपोगेट किया और साथ में इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन भी स्टार्ट करी इन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज से मेंटल और फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और बच्चा पढ़ नहीं पाता है। 1872 एडी में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया। अगर बच्चा या लड़की की, लड़का या लड़की की शादी कर दी जाती है जो 12 साल से कम है तो इलीगल हो गया। रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल रिफॉर्म, चाइल्ड मैरिज पर ही अभी प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1846 में ब्रह्म मैरिज रूल, जिसके अनुसार 10 साल की उम्र में शादी हो सकती थी। 1891 एडी में एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज आया। गर्ल की मिनिमम एज जो है 10 साल से बढ़ा के 12 साल कर दी गई। 1938 में शारदा एक्ट आया, गर्ल्स की जो मैरिज की एज है वो बढ़ा के 14 ईयर्स कर दी गई। फिर अब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद के पीरियड में 1949 एडी में गर्ल्स की एज जो थी मैरिज की वो 14 साल से बढ़ा के 15 साल कर दी गई। 1978 एडी में गर्ल्स की एज मैरिज के लिए 15 से 18 साल कर दी गई और ग्रेजुअली ये लॉज को अडॉप्ट कर दिया गया। चाइल्ड मैरिज जो है वो स्टॉप हो गई और वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ता गया, जॉइंट फैमिलीज टूटती गई और एजुकेशन फैलता गया। अब हम आते हैं अगर लड़की को, नारी को, कन्या को, औरत को अनएजुकेटेड रखोगे तो पहली चीज़ तो यह है कि आपकी आधी पॉपुलेशन जो है वो अनएजुकेटेड है, तो 50% ही एजुकेशन ले पाएगी, बाकी की 50% तो अनएजुकेटेड है औरतें। तो इससे जो है सोसाइटी को बहुत हानि होती थी, बहुत नुकसान होता था, क्योंकि ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली गुरु, पहली टीचर कौन होती है? वो लड़की तो होती है, माँ जो होती है वही होती है। अगर माँ ही पढ़ी लिखी नहीं है तो फ्यूचर ऑफ द कंट्री जो है वो तो वैसे ही अनपढ़ गंवार ही पैदा होएगा माँ की तरह का। तो माँ की एजुकेशन इसके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। और वुड्स डिस्पैच 1854 में जो आया, उसने गवर्नर जनरल को सजेस्ट किया कि वुमेन को एजुकेट करो, ग्रांट इन एड सिस्टम, उसने कहा इसको कि ग्रांट इन एड करो ताकि वुमेन भी पढ़ सके और गर्ल्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करो। गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था गर्ल्स के एजुकेशन के प्रति और उन्होंने बहुत सारे गर्ल्स स्कूल भी स्टार्ट कर दिए। फिर विडो रीमैरिज। एंशियंट इंडिया में जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि विडो रीमैरिज होती थी। मेडिवल इंडिया में भी विडो रीमैरिज जो थी वो रोक दी गई। आदमी जो था अर्निंग मेंबर होता था फैमिली का, जब आदमी मर जाता है तो फैमिली की अर्निंग रुक जाती है और विडोज़ जो थी, औरतें जो थी, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि लड़कियों को अपने आप को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए उनको एक तो एजुकेशन की बहुत अच्छी ज़रूरत थी और रीमैरिज की ज़रूरत थी। तो राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो प्राइम रिफॉर्मर्स थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स, पैम्पलेट्स इसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए लिखी थी। फिर
महाराष्ट्र में आते हैं महादेव गोविंद रानाडे, रामाबाई रानाडे, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, महर्षि कर्वे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब आते हैं और विडो रीमैरिज के लिए कैंपेन करते हैं। चाइल्ड मैरिज के लिए भी कि चाइल्ड मैरिज को हटाओ, गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लेके आओ, विडो आश्रम बनाओ, ये सब इन्होंने कहा। फिर 1844 एडी में दुर्गा राम मेहता जी ने मानव धर्मशाला स्टार्ट करी सूरत गुजरात में। और इसके अलावा इन्होंने सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास होता है उसके ऊपर से भी लोगों को फ्री करवाया। लोगों की जो ब्लाइंड फेथ होती थी, कुछ भी हो जाए मेरे को यही करना है, वो सब चीज़ें उन्होंने हटवाई, ब्लाइंड फेथ वाली। और फिर आते हैं नर्मद करसन दास जी मुलजी, महिपतराम, रूप रूपाराम दलपतराम, ये काफ़ी बड़े रिफॉर्मर्स हुए गुजरात के। और रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में, मतलब रिफॉर्म करवाने के लिए इन्होंने बहुत सारे एजिटेशन भी करे। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी इन्होंने थे। विडो रीमैरिज चाहते थे ये। नर्मद ने एक विडो के साथ शादी करके एक एग्जाम्पल सेट करा। 1856 में जेबी ग्रांट जो थे, उन्होंने मेंबर गवर्नर जनरल्स काउंसिल इंट्रोड्यूस किया बिल। विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। तो बहुत अच्छी बात है कि विडो रीमैरिज कर सकती है अब, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। श्रीचंद्र विद्या रत्ना प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज के थे और साथ में उनके कालीमती देवी जो थी, उन दोनों ने भी आपस में शादी कर ली। अब ये एमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन थे ये विडो रीमैरिज के? एक तो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कंडकुरी वीरासलिंगम, मोहम्मद गोविंद रानाडे, डी के कर्वे, बी जी भंडारकर, आर जी भंडारकर, बी एम मालाबरी, ये सब एमिनेंट रिफॉर्मर्स थे इसमें। अब हम आते हैं रामाकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंदा के ऊपर। रामाकृष्ण परमहंस जो थे दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता के मठ के एक बहुत बड़े संत थे। वो बहुत ही, उनकी सिंपल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। उनके एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, बंगाल का, ग्रेजुएट बना कोलकाता यूनिवर्सिटी से, और उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है बाद में जाके बनते हैं स्वामी विवेकानंद, और ये थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन फाइंड किया 1897 एडी में अपने गुरु दयानंद रामकृष्ण परमहंस जी के लिए, और उनके विचारों को प्रमोट करने के लिए, उनकी सर्विस टू ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो नरेंद्र नाथ दत्त जो हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1863। इनके फादर का नाम है विश्वनाथ दत्त, मदर का नाम है भुवनेश्वरी देवी। तो ये नरेंद्र नाथ दत्त जो हैं, ये जाके बनते हैं स्वामी विवेकानंद। जब इनके गुरु इनको नाम रख देते हैं स्वामी विवेकानंद, उसके बाद से ये एक बहुत बड़े संत खुद बन जाते हैं। तो अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हैं। स्वामी विवेकानंद जो हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भी गए, शिकागो यूएसए 1893 एडी में, और वहाँ पे उन्होंने भाषण जब दिया तो उन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके भाषण का स्टार्टिंग वर्ड्स थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहनों। इससे ही सब लोग मुक्त हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, और इंडियन कल्चर दुनिया भर में फैलने लगा। तो विवेकानंद जी की प्रमुख टीचिंग्स जो थी, जो वो पढ़ाते थे, वो क्या था? वो सोशल इवल्स के खिलाफ थे, रिलीजियस प्रैक्टिस के भी खिलाफ थे, सोशल सर्विस एंड स्कूल एंड सोशल रिफॉर्म्स वो कहते थे कि करिए। वो उस रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे जिस रिलीजन में भगवान जो है एक बच्चे को खाना ना खिला सके,
एक विधवा के आंखों के आंसू ना बंद करवा सके, एक भूखे चाइल्ड के मुंह में खाना ना डाल सके। वो कहते थे कि पहले रिलीजन और बाद में, पहले खाना बाद में रिलीजन। और उन्होंने हर आदमी में कहा कि इसमें अच्छाई है, और अगर हम आदमी की सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ही डिड नॉट बिलीव इन रिलीजन, गॉड दैट कैन नॉट वाइप अ विडोज टीयर्स, put a piece of bread in the helpless child's mouth, first food then religion, saw God in every human being, service to mankind. Ramakrishna Mission और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस तो स्वामी विवेकानंद जो थे उनकी विचारधारा बहुत डिफरेंट थी। और जैसे आपने देखा कि अगर एक बच्चे के मुंह में रोटी का निवाला नहीं डाल सकते तो वो भगवान किस काम के, वो रिलीजन किस काम का। उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोचें थी और बहुत ज़्यादा गहरी सोच थी, बहुत ज़्यादा ज्ञान था उनमें, एक्सपीरियंस भी उनको बहुत था। हालांकि बहुत छोटे बच्चे थे वो, 21-22 साल की थे, और लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया था उनकी आत्मशक्तियों की वजह से शायद। और उनके वर्ड्स में एक नई तरह की सच्चाई थी, फ्रेशनेस थी, नई आइडियोलॉजी था। वो नई आइडियोलॉजी के सिंबल बन गए स्वामी विवेकानंद, और ग्रेट पावर एंड फ्यूचर उनके हाथ में था। तो जो चैप्टर है वो अब हमारा ख़त्म हो रहा है, तो इसका कंक्लूजन यानी कि समरी के ऊपर हम आ गए हैं। ब्रिटिश ने जो है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को एक दिशा देने की, एक सर्टेन स्ट्रक्चर देने की, एक मोल्ड करने की कोशिश करी। पर्पस उनका लिमिटेड था। सस्ते बाबू, रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स, चीप क्लर्क्स जो गवर्नमेंट चला सके स्मूथली, ब्रिटिशर्स की भलाई के लिए चीप बाबूस या चीप नौकरशाही या चीप एजुकेशन। और इंडिया कभी ज़्यादा गेन नहीं करा, उसने ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। बहुत सारे वाइसेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन में घुन करके गई हुई थी कई शताब्दियों से, कई डिकेड से, कई सेंचुरीज से। सोशल रिफॉर्मर्स भी यहीं पर आते हैं, वो अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं इन दुर चीज़ों का, वाइसेस का। ये पैम्फलेट से, बुक से, मीटिंग से ये सब आयोजित करके ये करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉज फ्रेम करी, कई लॉज ऐसी थी जो जैसे विडो रीमैरिज एक्ट, सती इलीगल हो जाएगी, चाइल्ड मैरिज नहीं होएगी, इस तरीके से जो था ये काफ़ी अच्छी चीज़ें भी, लॉज भी फ्रेम करे, सिर्फ गंदे काम ही नहीं करे, इंडिया को कॉलोनाइज ही नहीं करा, कुछ कुछ अच्छे काम भी कर गए वो। और टाइम के साथ में इंडियन सोसाइटी ने ये सारे के सारे स्टेप्स उठाए और प्रोग्रेस करी। और वो प्रोग्रेस करने के बाद में आज आज़ादी के 75 साल के बाद में, 75 ईयर्स के बाद में, आप देख रहे हैं कि इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर। तो ये स्टेप्स हालांकि उस टाइम पे बहुत कम थे, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, ठीक दिशा में थे और ठीक तरफ थे। वो टाइम बहुत लगा उनमें, इंडिपेंडेंस के बाद में भी 75-76 साल, 75-76 ईयर्स में जाके रंग लाने लगे हैं, और अब इंडिया प्रोग्रेसिव हो गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट चैप्टर, बाय फ्रॉम अस, फ्रॉम ग्लोबल एजुकेशन, एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।